Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss its chapter 5. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 5 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of alienation of and succession to right of occupancy. अब इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 52A से। अगर हम इन वर्ड्स का मीनिंग देखें तो एलिनेशन वर्ड निकला है एलिनेट से। फर्दर ट्रांसफर, अब किस चीज की ट्रांसफर है? एलिनेशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। सो सेक्शन 52A ने पहले ही बता दिया दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू मुकर्रिरदार्स, कि इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो तमाम प्रोविजंस मुकर्रिरदार पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। सो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है सेक्शन 53। सेक्शन 53 बात करता है प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 बाय टेनेंट। अब इस सेक्शन 53 के अगर आप टाइटल को देखें तो इजीली बात समझ में आ रही है कि सेक्शन 5 के अंडर जिन जिन लोगों को राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया गया है वो अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सेक्शन 5 के अंडर किन किन लोगों को राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया गया है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सेक्शन 5 को देखें तो सेक्शन 5 के अंदर बेसिकली 4 क्लॉजेज ऑफ पीपल को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले बात की गई है जनरेशन टू जनरेशन की, यानी कि जो हेरिडिटरी टेनेंट्स हैं उनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। सेकंड क्लॉज को अगर हम देखें तो ऐसे पर्सन जो कि पहले लैंड ऑनर थे लेकिन बाद में किसी भी वजह से वो लैंड ऑनर नहीं रहे तो वो लैंड को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उनके पास राइट है। थर्ड हमारे पास है कि ऐसे लोग जो कि 21 अक्टूबर 1868 से कॉन्टिन्यूसली उस जमीन को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, उनके पास है। और फोर्थली जागीरदार के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। सो ये 4 क्लॉजेस के लोग अंडर सेक्शन 53 अपने इस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? सबसेक्शन 1 कहता है A tenant having right of occupancy under section 5 may transfer that right by sale, gift or mortgage subject to the conditions mentioned in this section। कि ऐसे टेनेंट जिनको सेक्शन 5 के अंडर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया गया है वो अपने इस राइट को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय वे ऑफ सेल। वो सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं जिसको हम हिबा भी कहते हैं, या फिर मॉर्गेज कर सकते हैं जिसको हम रहन कहते हैं, यानी कि अपनी ज़मीन किसी से कर्ज लेने के बदले उसके पास रहन में देना, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड देयरइन। अब किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो हम आगे सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 2, if he intends to transfer the right by sale, gift, mortgage by conditional sale और यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज। अब यहाँ तक बात की गई है कि अगर वो अपनी इंटेंशन को शो करता है कि वो अपने इस राइट को ट्रांसफर करना चाहता है बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज। अब यहाँ पर 2 तरह के मॉर्गेज की बात की गई है, कंडीशनल सेल और यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज। कंडीशनल सेल क्या है कि जहाँ पर मॉर्गेजर प्रॉपर्टी को इस कंडीशन पर सेल आउट करता है कि अगर तो मॉर्गेजी मॉर्गेज मनी सर्टेन डेट पर वापस ना कर सका, डिफॉल्ट कर गया अगर तो फिर ये सेल
सेल एब्सोल्यूट कंसिडर की जाएगी। यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या है कि जो आपको पैसे दे रहा है, जो मॉर्गेजर है, वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज करता है उस टाइम पीरियड तक जितने टाइम पीरियड तक आपने उससे लोन लिया है। लेट्स सपोज अगर 10 लाख का लोन लिया है तो वो आपसे ये कहता है कि इतने अरसे तक मैं आपकी जमीन को यूज करूंगा, तो आप मुझे लोन की अमाउंट कुछ कम करके वापस कर दीजिएगा। सो अगर तो कोई टेनेंट अपने राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, बाय कंडीशनल सेल और यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज के थ्रू ट्रांसफर करता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? ही शैल कॉज द नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू बी सर्व्ड ऑन हिज लैंडलॉर्ड थ्रू अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो पहली बात, वो एक नोटिस तैयार करेगा। शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है। वो नोटिस किसको भेजेगा? अपने लैंडलॉर्ड को भेजेगा रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू, और उस नोटिस के अंदर वो अपनी इंटेंशन को शो करेगा कि मैं अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी सेल करना चाहता हूं। एंड शेल डेफर द प्रोसीडिंग्स विद द ट्रांसफर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज सर्व। और 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा नोटिस भेजने के बाद कि अगर तो लैंडलॉर्ड इस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को परचेज करना चाहता है तो उसके पास 1 month का टाइम पीरियड है। सबसेक्शन 3, विद इन दैट पीरियड ऑफ 1 month द लैंडलॉर्ड मे क्लेम टू परचेज द राइट एट सच वैल्यू एज अ रेवेन्यू ऑफिसर मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ फिक्स। अब इस 1 महीने के टाइम पीरियड के अंदर लैंडलॉर्ड अगर इस राइट को परचेज करना चाहता है तो वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको परचेज करेगा जो कि रेवेन्यू ऑफिसर ने उसकी एप्लीकेशन के थ्रू अमाउंट फिक्स की है। यानी कि वो रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर इस अमाउंट को फिक्स करेगा। सबसेक्शन 4, व्हेन द एप्लीकेशन टू द रेवेन्यू ऑफिसर इज टू फिक्स द वैल्यू ऑफ right of occupancy which is already mortgaged, he shall fix the value of the right as if it were not mortgaged। अब जब रेवेन्यू ऑफिसर को ये एप्लीकेशन मौसूल होगी लैंडलॉर्ड की तरफ से कि इस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की वैल्यू को फिक्स किया जाए एज पर सेक्शन 3, तो अगर तो वो जमीन जिसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ये टेनेंट ट्रांसफर कर रहा है अगर वो ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है, वो किसी को रहन पर दी गई है, तो रेवेन्यू ऑफिसर उसकी अमाउंट को ऐसे फिक्स करेगा जैसा कि ये जमीन कभी मॉर्गेज थी ही नहीं। अब इसका क्या मतलब है ये हम नेक्स्ट सबसेक्शन में डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है द लैंडलॉर्ड शैल बी डीम्ड टू हैव परचेज द राइट एज इफ ही पेज द वैल्यू टू द रेवेन्यू ऑफिसर विद इन सच टाइम एज दैट ऑफिसर अपॉइंट्स। अब लैंडलॉर्ड जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर को ये अमाउंट पे करेगा, यानी कि जितनी अमाउंट रेवेन्यू ऑफिसर ने फिक्स की थी उस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड, लैंडलॉर्ड जैसे ही ये अमाउंट उस रेवेन्यू ऑफिसर को पे करेगा तो वो इस राइट को परचेज कर चुका होगा। बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा, यानी कि अब उसने राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खरीद लिया है। सबसेक्शन 6, ऑन द वैल्यू बीइंग सो पेड द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल बी एक्सटेंड। अब जैसे ही अमाउंट पे हो जाएगी लैंडलॉर्ड की तरफ से तो टेनेंट का जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो खत्म हो जाएगा। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजेशन ऑफ टेनेंसी। उसके बाद लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन के ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर इस टेनेंसी से रिलेटेड लैंडलॉर्ड को कब्जा वापस दे देगा। पहले टेनेंट का कब्जा था, जैसे ही लैंडलॉर्ड ने अमाउंट पे की रेवेन्यू ऑफिसर को, टेनेंट का राइट खत्म हो गया। अब रेवेन्यू ऑफिसर ये पोजेशन किसको ट्रांसफर कर देगा? लैंडलॉर्ड को। अब ये जो सबसेक्शन है ये ऊपर वाले सबसेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इफ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाज ऑलरेडी मॉर्गेज द टेनेंसी शैल पास टू द लैंडलॉर्ड अनइनकम्बर्ड बाय द मॉर्गेज बट द मॉर्गेज डेट शैल बी अ चार्ज ऑन परचेज मनी। अगर कोई राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी मॉर्गेज था तो टेनेंसी जब लैंडलॉर्ड को शिफ्ट की जाएगी तो वो अनइनकम्बर्ड होगी। अब अनइनकम्बर्ड से क्या मुराद है? इनकम्बरेंस बेसिकली कहते हैं बोझ को, यानी कि जितना उस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो कि मॉर्गेज हुई थी, जो लोन लेकर इसको मॉर्गेज किया गया था, उस तमाम चार्जेस से फ्री करके ये टेनेंसी लैंडलॉर्ड को दी जाएगी। लेकिन
परचेज मनी, जिस अमाउंट के ऊपर ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खरीदी जा रही है उस अमाउंट में वो चार्ज भी ऐड किया जाएगा, यानी कि वो डेट वाली मनी भी ऐड की जाएगी, उस जमीन को फ्री आउट कर दिया जाएगा और पोजेशन लैंडलॉर्ड को ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस से क्या मुराद है कि विदाउट एनी चार्ज ऑन दैट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इट विल बी शिफ्टेड टू द लैंडलॉर्ड। सबसेक्शन 8, इफ देयर इज नो सच चार्ज एज aforesaid, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन विच ही रिसीव फ्रॉम द कोर्ट पे द परचेज मनी टू द टेनेंट। अब अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो रेवेन्यू ऑफिसर कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर ये परचेज मनी ट्रांसफर कर देगा टेनेंट को, ये अमाउंट पे कर दी जाएगी टेनेंट को। सबसेक्शन 9, इफ देयर इज अ चार्ज द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सब्जेक्ट एज aforesaid either apply in the discharge of mortgage debt, so much of the purchase money is required for that purpose and pay the balance if any to the tenant or retain the purchase money pending the decision of civil court as to the person entitled। अगर तो उस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के ऊपर कोई चार्ज है तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, परचेज मनी में से वो अमाउंट पे करेगा और बाकी जो भी बच जाएगी वो टेनेंट को पे कर दी जाएगी। सबसेक्शन 10, when there are several landlords of tenancy, any one of them may be deemed to the landlord for the purpose of this section। अगर एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स हैं तो फिर टेनेंसी जो पोजेशन होगी वो उनमें से किसी एक को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेंट की अमाउंट किसी एक लैंडलॉर्ड को पे कर दी जाती थी और बाकी के लैंडलॉर्ड जो हैं वो आपस में डिवाइड कर देते थे। उसके बाद है सबसेक्शन 11, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी सर्वेंट ऑफ द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द लास्ट फॉरगोइंग सबसेक्शन। इस सेक्शन में, सबसेक्शन में कहा गया है कि इस सेक्शन की हद तक रेवेन्यू ऑफिसर ने जितनी भी ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ आप कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में कोई भी सूट या प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर ने इस सेक्शन के अंदर जितना भी काम किया है वो गुड फेथ में किया है। बट लेकिन इसी के साथ एक एक्सेप्शन भी दी गई है, in this subsection shall prevent any person entitled to receive the whole or any part of purchase money from recovering it from a person to whom it has been paid by the revenue officer। लेकिन अगर रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से किसी ऐसे पर्सन को ये अमाउंट पे कर दी गई है जो कि टेनेंट नहीं था, जो कि इंटाइटल्ड नहीं था, तो फिर उस पर्सन से ये अमाउंट क्लेम करने के लिए आप उस पर्सन के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ सूट फाइल करने की परमिशन आपको नहीं है अंडर सेक्शन 53। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 53 के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर टेनेंट अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा। और याद रहे कि इस सेक्शन में उन टेनेंट्स की बात की गई है जिनको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 दिया गया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।